हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बायो का चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन करेंगे। ये चैप्टर क्लास 11 स्टूडेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स, टीजीटी, टेट एंड एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर जो है वो हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो इजेशन क्या होता है? तो डाइजेस्टिव वेस्ट का रिमूवल इजेशन कहलाता है। तो आपको जैसे कि पता है किडनी जो है उसके दो काम है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन मीन्स कि जो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है उसका रिमूवल। तो किडनी क्या करती है? मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल करती है। और किडनी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करती है, यानी कि वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। तो ये है हमारी एक्सक्रीटरी वेस्ट, जिसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, कुछ एनिमल यूरिया एक्सक्रीट करते हैं जिनको यूरियोटैलिक बोलते हैं, कुछ अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको अमीनोटैलिक बोलते हैं, अमोनोटैलिक, और कुछ यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरिकोटैलिज्म बोलते हैं। तो अमोनिया वालों को अमोनियोटैलिज्म, यूरिया वालों को यूरियोटैलिज्म और यूरिक एसिड वालों को यूरिकोटैलिज्म बोलते हैं। जैसे कि अब हम वन बाय वन इसको अच्छे से समझेंगे। तो अमोनिया जो होता है वो बहुत ही टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल होता है और इसको एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारे वाटर की, एक्सेस वाटर की नीड पड़ती है। तो जैसे कि आपको पता है जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए उनको अमोनियोटैलिज्म बोलते हैं। तो बेटा इसके रिमूवल के लिए लार्ज वाटर की नीड पड़ती है। ये अमोनिया कैसे बनता है? डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड के, ये देखो ये NH2 यानी कि अमीनो एसिड का रिमूवल हो रहा है, अमोनिया बन रहा है। अब ये अमोनिया जो है अमोनियम आयन की फॉर्म में एलिमिनेट होता है और फिर ये जो है बॉडी सरफेस और गिल सरफेस के डिफ्यूज़न से जो है वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। मतलब बॉडी सरफेस या गिल के सरफेस से डिफ्यूज़ होकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अब आपको पता है जो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्वाटिक एम्फीबियंस। अब देखो अमोनिया कौन एक्सक्रीट करता है? जो एक्वाटिक एम्फीबियन, यानी कि एक्वाटिक एम्फीबियन जो है वो भी अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। टैडपोल, लार्वा, फ्रॉग, ये भी अमोनिया एक्सक्रीट करता है। एक्वाटिक इंसेक्ट हो गए, बोनी फिश हो गई और इनवर्टिब्रेट। तो आपने याद रखना जो भी ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है ना। इनवर्टिब्रेट्स भी अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं और बोनी फिश भी। अब यूरिया आपको पता है ऐसे एनिमल जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरियोटैलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि यूरिया जो है वो कम टॉक्सिक होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। यूरिया जो है वो 1,00,000 टाइम कम टॉक्सिक होता है अमोनिया से। इसको एलिमिनेट करने के लिए जो वो कम वाटर की नीड पड़ती है। अच्छा, आपको पता है यूरिया जो अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है बॉडी में? तो जब शुगर का रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और अमीनो एसिड के डीएमिनेशन से अमोनिया बनता है। ये जब दोनों मिलते हैं तो यूरिया बनता है। तो यूरिया इक्वल टू अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम यूरिया साइकिल के बारे में जानेंगे। तो यूरिया साइकिल जो है, अब आपको पता है यूरिया ब्लड के अंदर भी होता है, यूरिया किडनी के मैट्रिक्स में भी प्रेजेंट होता है। ये जो है हमारी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है, यानी कि वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। यूरिया जो है वो किडनी द्वारा एक्सक्रीट होता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यूरिया जो साइकिल है ये कहाँ पे चलता है? ये लीवर में चलता है ना, ठीक है ना। और ये साइकिल जो है वो लीवर में चलता है, ठीक है। यूरिया साइकिल लीवर में चलता है, इसको ऑरिन्थिन साइकिल भी बोलते हैं और क्रेब्स हैंसलियट साइकिल भी बोलते हैं। ये लीवर में चलता है, ठीक है, जिससे यूरिया बनता है, ठीक है ना। अब यूरिया जो है ना ये कहाँ जाता है? ब्लड में जाकर किडनी में ब्लड में जाता है और किडनी में ये यूरिया वाला ब्लड जो है वो फिल्टर होता है, ठीक है ना। तो यूरिया को फिर बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो ये लीवर है ना, ये लीवर की आर्टरी जो है वो हिपैटिक आर्टरी होती है, लीवर की बीन हिपैटिक बीन। अब ये आर्टरी जो है वो हिपैटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और हिपैटिक वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बाहर निकालती है। फिर ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रीनल आर्टरी से किडनी में जाएगा और किडनी जो है इस ब्लड को फिल्टर करेगी और यूरिया जो है वो बाहर निकल जाएगा रीनल वेन के थ्रू। तो अब देखो बेटा, अब देखो यहाँ पे जो है जब यहाँ पे जो है वो
यूरिया वाला ब्लड जो है यहाँ इसे वीन से निकल के किडनी में गया था, तो यहाँ पे जो हिपैटिक वीन होती है वहाँ पे ज़्यादा ही मैक्सिमम यूरिया होता है, और जो रीनल वीन है यहाँ पे मिनिमम यूरिया होता है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन भी इस तरह से आते हैं। तो बेटा यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म कौन से, ऐसे कौन से एनिमल है जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। पहले हम जैसे मैमल, ठीक है, और फिर एम्फीबियन, फ्रॉग और टोड, ये भी यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। कार्टिलेजिनस फिश, ये भी यूरिया एक्सक्रीट करती है। बेटा आपको पता है जो कार्टिलेजिनस फिश होती है ना, आपको पता है ये मेराइन वाटर में पाई जाती है। अब आपको पता है कि जो मेराइन वाटर होता है ना, वहाँ पे साल्ट बड़ा ज़्यादा होता है। तो साल्ट जो होता है, साल्ट ज़्यादा होने के कारण इसकी ओस्मोलरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 1000 मिली ओस्मोलर पर लीटर। और जो ये कार्टिलेजिनस फिश है, इसकी ओस्मोलरिटी कितनी होती है, 300 मिली ओस्मोलर पर लीटर, ठीक है। तो कायदे से क्या होना चाहिए था, इसकी वाटर हाईली कंसनट्रेटेड है, फिश जो वो लो कंसनट्रेटेड है, तो क्या होना चाहिए था, इस फिश की डेथ हो जानी चाहिए थी डिहाइड्रेशन से। क्योंकि आपको पता है जब लो कंसनट्रेटेड सेल जो है वो हाई कंसनट्रेटेड सेल में होता है, तो क्या होता है कि वाटर जो डिहाइड्रेशन होती है, जिससे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो, सिकुड़ जाएगी, इसके मतलब डेथ हो जानी चाहिए था। बट ऐसे होता नहीं, क्योंकि कार्टिलेजिनस फिश क्या करती है, यूरिया और TMAO को स्टोर कर लेती है, यानी कि ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड को स्टोर कर लेती है, जिससे कि फ़िश की ओस्मोलरिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब कार्टिलेजिनस फिश जो है ये क्या करेगी, ये जो है कार्टिलेजिनस फिश जो है आफ्टर स्टोरिंग यूरिया, ये यूरिया को स्टोर करने के बाद इसकी ओस्मोलरिटी मेराइन वाटर से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर बेटा मान लो कि ये यूरिया स्टोर ना करती तो इसकी डेथ हो जानी थी डिहाइड्रेशन से, जिसको हाइपर ओस्मोटिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये है इसमें। आगे यूरिक एसिड, तो आपको पता है यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है, इसको नेग्लिजिबल, ना के बराबर पानी की ज़रूरत होती है एलिमिनेशन के लिए, ठीक है ना। यूरिक एसिड जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, एक पैलेट यानी कि क्यूब के जैसे होता है। अब आपको पता है कि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन जो है वो यूरिकोटैलिज्म कहलाती है। और यूरिक एसिड कैसे बनता है, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से, यानी कि प्यूरिन के टूटने से, यानी कि एडेनिन ग्वानिन से। एडेनिन ग्वानिन जब प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, जब ये एडेनिन ग्वानिन टूटते हैं तो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब आगे यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म कौन से एनिमल हैं जो यूरिक एसिड एलिमिनेट करते हैं। तो आपको पता है जो एग लेइंग एनिमल, जैसे रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया, लैंड स्नेल हो गया, इंसेक्ट, जो आपका जो फेवरेट इंसेक्ट कॉकरोच है ना, वो भी यूरिक एसिड सेक्रेट करते हैं। अब बेटा बताओ कि एग लेइंग एनिमल जो होते हैं, एग लेइंग जो होते हैं, वो यूरिक एसिड क्यों सेक्रेट करते हैं, अमोनिया क्यों नहीं करते हैं। तो बेटा देखो, मान लो ये हैन का एग है और एग के अंदर यहाँ पे क्या एम्ब्रियो है, ठीक है ना। अब बेटा ये एम्ब्रियो है ना। अब अगर मान लो कि ये अमोनिया सीक्रेट करेगा, तो ये अमोनिया जो है वो एग के अराउंड ही एक्यूमुलेट हो जाएगा, एम्ब्रियो के अराउंड ही। अब ये अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, ये क्या करेगा, इस एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय कर देगा, हार्म करेगा। तो इसलिए जो है वो यूरिक के नेचर ने जो है इससे मतलब यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने का ही वो दिया है ना। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनवर्टिब्रेट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और वर्टिब्रेट में किडनी होती है। और किडनी आपको पता है ये किडनी जो है विच इज़ द बेस्ट फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ओके, अब हम डिफरेंट एनिमल के एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ेंगे। तो जैसे आपको पता है जो प्लेटीहेलमिन्थस होता है ना, जिसको प्लेटीहेलमिन्थस में आते हैं फ्लैट बॉम की एग्जाम्पल प्लेनेरिया। तो और रोटीफर्स एस्केलमेंथस में आता है रोटीफर्स, और एनिलिड्स एंड सीफेलो एनिलिड्स, कुछ एनिलिड्स और सीफेलोकॉर्डेट में आता है एम्फियोक्सिस। तो बेटा ये एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, प्रोटोनेफ्रिडी और फ्लेम की सेल के विद द हेल्प ऑफ प्रोटोनेफ्रिडी और फ्लेम सेल। तो इनका फंक्शन क्या है, ये बेटा बॉडी के अंदर जो है वो वाटर और साल्ट को मेंटेन करते हैं, और आयनिक और फ्लूइड का वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं। तो मीन्स कि ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है। अब देखो अर्थवॉर्म और दूसरे एनिलीड्स, यहाँ पे कुछ एनिलीड होते हैं जिनमें प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल होते हैं, लेकिन नेफ्रिडिया जो होता है वो अर्थवॉर्म और कुछ अदर एनिलीड्स हैं उनमें नेफ्रिडिया होता है। नेफ्रिडिया आपको पता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल करता है और वाटर और साल्ट को मेंटेन करता है बॉडी में, यानी कि उसमें रेगुलेशन करता है। अब नेक्स्ट है मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स, जो है वो आपके कॉकरोच में पाया जाता है। ये गट के पास, कॉकरोच के गट के पास मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलता है, और ये भी नाइट्रोजन बेस्ड का रिमूवल और ऑस्मो रेगुलेशन करता है।
ये बेटा अगर आप ना अर्थवॉर्म में देखोगे, अर्थवॉर्म में ना नेफ्रीडिया पाया जाता है। मैंने ऐसे ही रफली सा बनाया था। ये देखो, ये अर्थवॉर्म का सेंटर में ना ये गट है इसका ना, और ये गोल गोलू से जो है वो नेफ्रीडिया, और ये इसकी ट्यूब्स हैं। इन ट्यूब्स के थ्रू वेस्ट जाएगा और इस गट के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये जो है 1 से लेके 6 सेगमेंट तक ये नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो आपके क्रस्टेशियन होते हैं ना, जैसे प्राण हो गया या फिर अर्थ्रोपोड जो हो गई है ना। प्राण आपको पता है पानी में रहता है, इसको क्रेफिश भी बोलते हैं। तो बेटा इनके एंटीने में ना एंटीनल या फिर ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है, जो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ये एक्सक्रीशन का काम करता है। और वर्टिब्रेट्स में किडनी पाई जाती है जो एक्सक्रीशन करती है। अब हम इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो ह्यूमन में के ह्यूमन के 2 एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में 2 किडनी होती हैं ह्यूमन की, और वो किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी दूसरे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के साथ होती है, ठीक है ना। और सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है स्किन, जो कि स्वेट और वाइल ग्लैंड होती है जिसमें, और लीवर, लंग, लार्ज इंटेस्टाइन, सलाइवरी ग्लैंड। तो ये उनके सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो बेटा, ये है रीनल आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये किडनी जो है आपकी, ठीक है, ये राइट किडनी लेफ्ट किडनी, ये रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। और रीनल वेन जो है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है। और ये जो है वो यूरेटर्स हैं, 2 यूरेटर हैं, ये यूरेथ्रा के साथ अटैच्ड है, ठीक है। यूरेथ्रा में खुलते हैं और यूरिनरी ब्लेडर में खुलते हैं, सॉरी, यूरेटर यूरिनरी ब्लेडर में खुलेंगे, यूरिनरी ब्लेडर यूरेथ्रा में खुलेगा, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। तो अब आ गया है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो किडनी बेटा आपको जैसे ये रेड ब्राउन कलर की होती है, ये बीन्स शेप्ड, ये देख सकते हो आप। किडनी जो है लंबाई में 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में बेटा, जैसे राजमा नहीं होता वैसे होती है किडनी, ठीक है। इसलिए इसको किडनी बीन्स बोलते हैं। राजमा को भी इंग्लिश में किडनी बीन्स बोलते हैं। ये 10 से 12 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है, 5 से 7 में सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, और 120 से 170 ग्राम इसका वेट होता है। अब बेटा किडनी जो है ना, ये देखो, ये है डोर्सल एब्डोमिनल वॉल और ये है वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल। किडनी जो है वो किसके साथ अटैच होती है? डोर्सल एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होती है। ये 11th रिब है, ये 12th रिब है जिसने किडनी को कवर किया है, इसको फ्लोटिंग रिब बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है किडनी जो है वो अटैच होती है डोर्सल एब्डोमिनल वॉल के साथ, जैसे मैंने बता दिया आपको। अब बेटा जो ये है, ये जो है स्ट्रक्चर है, ये है पेरिटोनियम, और यहाँ पे विसरल ऑर्गन होते हैं। तो बेटा किडनी में आपको पेरिटोनियम, यहाँ पे आपको ना पेरिटोनियम जो एक ही तरफ मिलेगा, किडनी मतलब कि पेरिटोनियम एक तरफ का वेंट्रल साइड में मिलेगा आपको, डोर्सल साइड में पेरिटोनियम नहीं मिलेगा। पेरिटोनियम ओनली वेंट्रल साइड में मिलेगा, इसको इसलिए इसको पेरिटोनियम आपको एक ही साइड मिलेगा, यानी कि वेंट्रल साइड में। तो इसलिए इसको रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि पेरिटोनियम जो ओनली वन साइड में प्रेजेंट होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, किडनी जो है वो फ्यूज होती है ओनली डोर्सल एब्डोमिनल वॉल के साथ, ठीक है। अब बेटा देखो, अब यहाँ पे देखो, ये जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। ये मिडल वाली लेयर जो है इसको बोलते हैं एडिपोज, जो कि फैटी लेयर है, और ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। और थर्ड वाली बाहर वाली लेयर है रीनल फेशिया, जो कि आउटरमोस्ट है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, ठीक है। अब आगे ये रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, ये देखो, ये कनकेव स्ट्रक्चर जो है वो हाइलम है। हाइलम से ही सभी ब्लड वेसल्स निकलती है। रीनल आर्टरी हाइलम के साथ अटैच है, रीनल वेन हाइलम के साथ अटैच है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है आर्टरी, और ये रीनल वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है। ये हाइलम के साथ जो है वो यूरेटर भी अटैच है, और यूरेटर जो है वो कहाँ पे खुलता है? यूरिनरी ब्लेडर में खुलता है। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे जो है कवरिंग, जैसे कि मैंने बताया, रीनल फेशिया जो कवरिंग है बाहर वाली, ये क्या करेगी? ये किडनी को डोर्सल एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच करके रखती है, यानी मीन्स कि ये जो है रीनल फेशिया एंकर द किडनी with the dorsal abdominal wall, and middle layer adipose layer, which is the fat layer, and uh, uh, it play an important role to absorb shock, ठीक है। मीन्स ये बेटा शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। और अगली लेयर है रीनल कैप्सूल, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, और ये भी शेप प्रोवाइड करती है। अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी कि हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पढ़ेंगे, इससे आप किडनी को और डीपली जान जाओगे। तो बेटा ये देखो, ये है आपकी रीनल आर्टरी, ये है रीनल वेन, आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर जा रहा है।
अब ये बाहर वाला पार्ट रीनल कॉर्टेक्स है। अब ये रीनल कॉर्टेक्स की एक्सटेंशन मेडुला में जा रही है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं, कॉनल ऑफ बर्टीनी। ठीक है, तो ये बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे है, ये क्या है, रीनल पिरामिड है। ये रीनल पिरामिड है। ठीक है, ये क्या है, रीनल पिरामिड है। अब ये क्या है, ये माइनर कैलाइसिस हैं। ये देखो, जैसे ये माइनर कैलाइसिस, ये 3 माइनर कैलाइसिस जो है वो कहाँ पे खुलेंगे, मेजर कैलाइसिस में खुलेंगे। और ये मेजर कैलाइसिस कहाँ खुलेगा, रीनल पेल्विस में खुलेगा। और ये रीनल पेल्विस कहाँ खुलेगा, ये खुलेगा यूरेटर में। और यूरेटर कहाँ पे खुलता है, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे खुलता है, यूरेथ्रा में खुलता है। तो इस तरह से होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। और बेटा इस रीनल पिरामिड के ऊपर ये देखो, आपका जो कलेक्टिंग डक्ट और असेंडिंग डिसेंडिंग लूप है ना, लूप ऑफ हेनले, वो कहाँ पे होता है, वो मेडुला में होता है। और आपका जो मेलपिगियन बॉडी है, यानी कि आपका ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल और कलेक्टिंग डक्ट, वो जो होती है वो कोर्टेक्स वाले एरिया में होती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब बेटा किडनी को 2 एरिया में है, 2 रीजन में। ये देखो, ये रीनल पेपिला है। ठीक है ना, तो रीनल पेपिला जो है वो, तो ये रीनल पेपिला है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे जो है, आगे किडनी जो है वो 2 रीजन में डिवाइड है, बाहर वाला कोर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। मेडुला में जो है वो मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट होता है। और कोर्टेक्स से एक्सटेंशन जो है वो मेडुलरी पिरामिड में जाती है। कोर्टेक्स एक्सटेंशन, जिसको रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम और कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, अब ये मेडुलरी पिरामिड, ये पिरामिड जो है वो 8 से 10 हैं नंबर में। ठीक है, और यूरेटर जो है वो 2 होते हैं। ठीक है, अब बेटा कैलाइसिस, पेल्विस और यूरेटर, इसकी एपिथेलियम ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। कैलाइसिस, पेल्विस और कैलाइसिस हो गया, रीनल पेल्विस हो गया, यूरेटर हो गया, इसकी एपिथेलियम ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। यूरेटर यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है। और यूरिन कहाँ पे होता है, यूरिनरी, यूरेटर यूरिन ट्रांसपोर्ट करता है। और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन से भर जाता है। अब नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। आपको पता है ये देखने में कैसा लग रहा है, इन्वर्टेड पी शेप्ड लग रहा है। ये हाईली मस्कुलर होता है। ये 700 से 800 मिलीलीटर यूरिन जो है वो स्टोर करता है। ठीक है, अब बेटा ये देखो, ये जो ऊपर वाला एरिया, ये अपेक्स वाला एरिया, ये मिडिल वाला फंडस बॉडी है, ये यहाँ पे छोटी सी नेक है, ये यूरेथ्रा है। ठीक है, और ये ओपनिंग जो है उसे यूरेथ्रल ऑरिफिस बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 स्फिंक्टर दिखेंगे। ये स्फिंक्टर जो है वो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, जो कि स्मूथ मसल का बना हुआ है। और ये इनवॉल्यूंट्री है। और ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, जो कि स्केलेटल मसल का बना है। और ये वॉल्यूंट्री है। ठीक है ना, अब इसमें बेटा कोई, ये स्केलेटल मसल का बना है। अच्छा, ठीक है। अब ये जो आपका ये बाहर वाली जो लेयर है, ये ऐसे ऐसे बेबी सी दिख रही है, ये डेट्रूजा मसल है। ठीक है ना, जब ये ब्लेडर भर जाएगा ना, तो डिट्रूजर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होएगी और ये ब्लेडर को निचोड़ देगी, और जिससे स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएंगे और यूरिन थ्रू यूरेथ्रल ऑरिफिस बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, ये जो अब जो ये इसे डिट्रूजर मसल से अंदर वाली मसल जो है, इसको मिकोसा बोलते हैं। इस मिकोसा में र्यूगे फोल्ड होते हैं। ठीक है ना, और मिकोसा में ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। ठीक है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। ओके, अब ये देखो, ये यूरेटर जो है बताया था, दो यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहे हैं। अब बेटा ये यूरेथ्रा जो है, इसमें 3 ओपनिंग होती है। इनको मिलाओ तो देखो ये ट्रायगोनल सा बन रहा है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेटा मेल और फीमेल का यूरेथ्रा देखते हैं। तो मेल का यूरेथ्रा बेटा लंबा होता है, क्योंकि ये यूरिन और सीमन कैरी करता है, और इसको यूरिनोजेंटल सिस्टम भी बोलते हैं। लेकिन फीमेल का यूरेथ्रा शॉर्टर होता है, क्योंकि ये ओनली यूरिन ही कैरी करता है। अब मिक्ट्यूरेशन क्या होता है, तो बेटा मिक्ट्यूरेशन होता है यूरिन का आउटसाइड में डिस्चार्ज होना। तो बेटा क्या होता है कि मिक्ट्यूरेशन जो रिफ्लेक्सेस होती है ना, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं। पहले सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर जो है ना, वो 500 मिलीलीटर यूरिन से भर जाएगा। जब वो भर जाएगा ना ब्लैडर, तो ब्लैडर की वॉल क्या हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी। और ये जो ब्लैडर की वॉल है ना, उसमें जो है स्ट्रेच, वो स्ट्रेच हो जाएंगी। ठीक है, इलास्टिक टाइप है ना, स्ट्रेच हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर जो होंगे ना, वो अटैच हो जाएंगे ब्लैडर की वॉल के ऊपर। और फिर क्या होगा कि अफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन जो है,
उसके थ्रू इंफॉर्मेशन जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताएगा कि ऐसे ऐसे जो है वो ब्लड भर गया है, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो मोटर न्यूरॉन है या इफरेंट न्यूरॉन है वो क्या करेगी, वो जो है वो ब्लेडर को पास इंफॉर्मेशन देगी, जिससे ब्लेडर की जो वॉल है वो स्ट्रेच हो जाएंगी। नहीं, जो ब्लेडर की वॉल है वो क्या होगी, उसकी डिट्यूजर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएंगे। डिट्यूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट होने से ना वो ब्लेडर मतलब ब्लेडर जो है वो निचोड़ देगा यूरिन को, और यूरिन जो है वो यूरेथ्रल ऑरिफिस के थ्रू जो है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब हम डायग्राम से समझते हैं। देखो क्या हुआ कि जैसे कि मैंने बताया कि जब ये ब्लेडर 500 मिलीलीटर यूरिन से भर गया तो क्या हो गया कि इसकी वॉल स्ट्रेच हो गई, और ये स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट हो गई, और एक इम्पल्स गई अफरेंट न्यूरॉन ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, इंफॉर्मेशन दी, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताया कि ऐसे ऐसे ब्लेडर भर गया है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोटर या फिर इफरेंट न्यूरॉन जो है वो ब्लेडर को भेजी, और जिससे वो डिट्यूजर मसल को बोला कि तुम कंट्रैक्ट कर जाओ, और स्फिंक्टर को बोला तुम रिलैक्स कर जाओ। अब जब डिट्यूजर मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुई, उन्होंने ब्लेडर को निचोड़ दिया, और जो यूरिन है वो यूरेथ्रल ऑरिफिस द्वारा जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो ये सारा वही लिखा हुआ है जो भी मैंने आपको बताया। ओके, तो ये देखो मिक्टूरेशन रिफ्लेक्सेस आई, जिससे ब्लेडर फिल हो गया 500 मिलीलीटर यूरिन से, यूरिनरी ब्लेडर की वॉल स्ट्रेच हो गई, स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए, सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि मिक्टूरेशन सेंटर जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पे गया। इफरेंट न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस अफरेंट न्यूरॉन है सेंट्रल नर्वस को सिग्नल दिया, सेंट्रल नर्वस ने इफरेंट न्यूरॉन को ब्लेडर में भेजा और बोला कि डिट्यूजर मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दो, स्फिंक्टर को रिलैक्स कर दो, और यूरिन को डिस्चार्ज कर दो। तो जो मैंने आपको बताया वो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, तो ठीक है, एक बार मैंने आपको रिकॉल करवा दिया कि आपको पेपर में फिर आप उस साइंटिफिक वर्डिंग को समझ पाओ। तो बेटा लर्नड मैच्योरेशन क्या होती है, तो इसमें ना बच्चों की वॉल्यूंटरी जो स्फिंक्टर होता है ना, जहाँ यानी कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है उसको कंट्रोल करना सिखाते हैं। तो वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो हमारे सेरेब्रल कोर्टेक्स में होता है। तो सेरेब्रल कोर्टेक्स जो है वो कंट्रोल करता है हमारी लर्नड मैच्योरेशन, डिलेड मैच्योरेशन और इनिशिएशन मैच्योरेशन। अब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, तो who not able to control urine, that's called urinary incontinence, ठीक है। तो बेटा अब हम देखते हैं कि इससे क्या क्वेश्चन बने। तो पहला एमसीक्यू हुआ है कि ह्यूमन की जो किडनी होती है उसकी पोजीशन क्या है, तो ह्यूमन की किडनी रिट्रोपेरिटोनियल है। किडनी में जो पेरिटोनियम होता है वो एक ही साइड में होता है, यानी कि वो एक ही साइड पे पेरिटोनियम की कवरिंग होती है वेंट्रल साइड को। तो जो कॉलम ऑफ वर्टिनी होते हैं किडनी में, मैमल की किडनी में, वो किसके एक्सटेंशन होते हैं, तो वो एक्सटेंशन होते हैं कोर्टेक्स की इन मेड्यूला, ठीक है ना। तो कोर्टेक्स की एक्सटेंशन मेड्यूला में जाती है, ठीक है। तो इसको अब किडनी रेड ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये किसके बीच में होती है, तो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे और थर्ड लंबर के बीच में होती है ये किडनी की पोजीशन। तो अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को यूनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। बेटा नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, यानी कि एक किडनी में कितने 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो देख लो अब आप ऐसे नेफ्रॉन होते हैं, पर ये देख लो अब एक हमारी बॉडी के अंदर कितना कुछ है। तो नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस होता है और रीनल ट्यूब्यूल होते हैं। ग्लोमेरुलस यानी कि ये देखो नेफ्रॉन में ये ग्लोमेरुलस यानी कि ये ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा जैसा होता है, और ये जो कप जैसा कटोरी, ये मान लो कि कटोरी के अंदर ना गुच्छा है नसों का, ठीक है ना। तो ये कटोरी जो है वो बोमन कैप्सूल है, तो बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस होते हैं। अच्छा हाँ, ग्लोमेरुलस होते हैं। अब रीनल ट्यूब्यूल होते हैं। रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या आता है, रीनल ट्यूब्यूल में ये बोमन कैप्सूल आता है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल जो बेबी होती है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल आती है, ये लूप ऑफ हेनले आते हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट भी आते हैं, ठीक है ना। अब फिर क्या होता है, अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको बताया रीनल आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके किडनी में जाती है, और रीनल वेन जो है ये
ये जो है ये ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किडनी में रीनल आर्टरी लेके आती है। फिर रीनल वेन जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल्टर करती है और फिर जो है ठीक है यहाँ पे जो है मैं मिनिमम ये जो है यहाँ से क्या, तो अब यहाँ पे देखो ये आपका नेफ्रॉन है, ये देखो ये आपका है बोमैन कैप्सूल कप शेप का, और ये अंदर जो है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है, और ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब ये अफरेंट आर्टरियोल है, अफरेंट आर्टरियोल जो है वो इसका ल्यूमन वाइड होता है, ये ब्लड अंदर लेके जाती है, इफरेंट आर्टरियोल ब्लड बाहर लेके जाती है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये बोमेन कैप्सूल है ना, ठीक है, और ये ये बेबी लाइक प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, प्रोक्सिमल का मतलब पास में, यानी कि ये मेलपिगियन, ये जो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल है ये मिलके मेलपिगियन बॉडी जिसे रीनल कार्पसल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये पीसीडी या प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये मेलपिगियन बॉडी के पास में, इसलिए इसको प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बोलते हैं। प्रोक्सिमल होता है नियर बाई, पास में। अब आगे जो है ये यू शेप जो है वो लूप ऑफ हैंडले, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, ये थिक लिम्ब है लूप ऑफ हैंडले की, ये थिन लिम्ब है लूप ऑफ हैंडले की। यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है इतना इतना एरिया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये देखो डिस्टल कन्वोल्यू, ये कोटेक्स वाला एरिया, ये मेडुला वाला एरिया, मैंने बताया था ना। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और मेलपिगियन बॉडी कहाँ पे होती है, कोटेक्स में। और लूप ऑफ हैंडले और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये होता है मेडुला में। बेटा कलेक्टिंग डक्ट ये जो ब्रांच है जैसे निकली है ना, इसके साथ जो है वो दूसरा नेफ्रॉन अटैच होगा, ठीक है ना। तो ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे खुलेंगे, तो ये डक्ट ऑफ बेलिनी में खुलेंगे, यानी कि पेपिलरी डक्ट में खुलेंगे, बताया था ना मैंने पीछे आपको स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेटा ये किडनी है, किडनी में पेपिला होते हैं, तो ये डक्ट ऑफ बेलिनी जो है, सॉरी कलेक्टिंग डक्ट है, इस पेपिला में खुलेंगे, ठीक है ना, समझ आ गया। अब बेटा एक और बात यहाँ पे बतानी है आपको, ये देखो ये जो कैपिलरीज का आपको गुच्छा सा दिख रहा है ना, देखो बेटा ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, आपको नहीं यहाँ क्लियर नहीं दिखेगा, ये जो आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और ये जो लूप ऑफ हैंडले है, यहाँ बीच में आपको कैपिलरीज का गुच्छा दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो है वो कोटेक्स और मेडुला वाले एरिया में होती है, ठीक है। और ये जो आपको ना यू शेप की ऐसी कैपिलरी दिख रही है ना लूप ऑफ हैंडले के साइड में, यू शेप की कैपिलरी, इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बासा रेक्टा। ये जो पैरेलल है ना ऐसे यू शेप कैपिलरी जैसी बनी, आई होप आप अंडरस्टैंड करो। ये जो कैपिलरी बनी है ना लूप ऑफ हैंडले के सराउंडिंग में, ठीक है, यू शेप, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बासा रेक्टा, ठीक है ना। तो बासा रेक्टा जो है वो मेडुला वाले एरिया में पाया जाता है, कॉर्टेक्स वाले एरिया में नहीं पाया जाता। अब आगे देखो, तो मैंने बताया मेलपिगियन बॉडी जो है, मेलपिगियन बॉडी हो गई जैसे बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस, ठीक है, पीसीडी हो गया, डीसीडी हो गया, ये कोटेक्स वाले एरिया में होता है, लूप ऑफ हैंडले और कलेक्टिंग डक्ट मेडुला वाले एरिया में होता है, ठीक है। ये होते हैं पेपिला, ठीक है ना, रीनल पिरामिड होता है, फिर पिरामिड के यहाँ पे नीचे होता है पेपिला, ठीक है ना। तो पेपिला में डक्ट ऑफ बेलिनी नहीं खुलती है, नहीं पेपिला में कलेक्टिंग डक्ट खुलता है, ठीक है, पेपिलरी डक्ट में। तो यहाँ पे बेटा बता दिया मैंने आपको पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और बासा रेक्टा मैंने आपको बताया, ये साइड में जो ये जो लूप ऑफ हैंडले के साइड में जो ये ब्लड कैपिलरी है, इसकी ये यू शेप होती है जो कि पैरेलल होती है और ये मेडुला में पाई जाती है, ठीक है ना। अब मैंने ये बेटा देखो ये जो रीनल आर्टरी होती है ना, ये आर्टरियोल में ओपन होती है, ठीक है, अफरेंट और ईफरेंट आर्टरी, ये देखो ये आपकी रीनल आर्टरी किस में ओपन होती है, अफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल में ओपन होती है। अब ये आर्टरियोल पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में, ये देखो अब जो ये आर्टरियोल है ना, अफरेंट इफरेंट आर्टरियोल, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में ओपन होती है, और ये पेरीट्यूबर कैपिलरी जो है वो बासा रेक्टा में, ये देखो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो है वो बासा रेक्टा में ओपन होती है, और बासा रेक्टा जो है वो रीनल वेन में खुलता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो किडनी जो है वो
किडनी से यूरेटर्स, किडनी ओपन होती है, यूरेटर में किडनी से यूरेटर्स निकलते हैं, मतलब किडनी के जो हाइलम वाला एरिया है। फिर यूरेटर यूरिनरी ब्लेडर में ओपन होता है, यूरिनरी ब्लेडर यूरेथ्रा में ओपन होता है। अब हम नेफ्रॉन के टाइप पढ़ेंगे। तो दो नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी। हमारे में जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की परसेंटेज 85 है, जक्स्ट्रा मेडुलरी की 15 है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है उसकी ना जो मेल्पिजियन बॉडी होती है ना, वो कोटेक्स वाले एरिया में होती है, ठीक है। और जक्स्ट्रा मेडुलरी एरिया में होती है। मैं समझाऊंगी कैसे। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन का साइज़ आपको छोटा दिखेगा, जक्स्ट्रा वाले का लंबा दिखेगा। कॉर्टिकल का लूप ऑफ फैनले छोटा दिखेगा, जक्स्ट्रा का लंबा दिखेगा। बासा रेक्टा कॉर्टिकल में अब्सेंट होंगे, जक्स्ट्रा में बासा रेक्टा भी प्रेजेंट होंगे। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। जक्स्ट्रा मेडुलरी जब वाटर की कमी हो जाती है ना, तब भी काम करता है। तो बेटा इस डायग्राम से आप दोनों नेफ्रॉन को पहचान जाओगे। ये देखो, ये आपका जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है और ये आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। अब जक्स्ट्रा मेडुलरी पता क्या होता है? ये देखो, ये कोटेक्स है, ये मेडुला है। तो कोटेक्स और मेडुला के बीच वाला एरिया जक्स्ट्रा मेडुलरी होता है। तो ये देखो, ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो कोटेक्स और मेडुला, कोटेक्स और मेडुला के बीच का एरिया है जो है जक्स्ट्रा मेडुलरी, वहाँ पे पाया जाता है ये एक जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब आप देख सकते हो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है उसका लूप ऑफ फैनले देखो कितना डीप तक गया है अंदर, ठीक है। मेडुला के कितना डीप तक गया है। तो इसका लूप ऑफ फैनले लंबा होता है, मैंने बताया था। और ये कहाँ पे पाया जाता है? एक जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जक्स्ट्रा मेडुलरी रीजन में पाया जाता है। और मैंने आपको क्या बताया था, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये जो है वो कोटेक्स वाले एरिया में पाया जाता है। इसका लूप ऑफ फैनले देखो कितना छोटा है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा 3 प्रोसेसेस होती हैं जिससे यूरिन फॉर्मेशन होती है। तो पहली है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। दूसरी है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और तीसरी है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है ना। तो अल्ट्रा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। अब पहले हम यहाँ पे समझेंगे। बेटा देखो, ये आपका है बाउमैन कैप्सूल कप शेप। इस कप के अंदर क्या है? ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस और बाउमैन कैप्सूल को मेल्पिजियन बॉडी बोलते हैं। ये अफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है। अफरेंट ब्लड लेके आ रही है, इफरेंट से ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो आपका ग्लोमेरुलस है, इसके और बाउमैन कैप्सूल के बीच ना, ये क्या है? ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरी है। अब ये ब्लड कैपिलरी, इसको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। फेनेस्ट्रेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैपिलरी ना पोरस है, इसमें छेद है। ये देखो, ये कैपिलरी पोरस है, देख सकते हो। अब इसमें इस कैपिलरी के अंदर ब्लड है और ब्लड की एपिथेलियम को एंडोथेलियम बोलते हैं। ये एंडोथेलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, मतलब ये ब्लड वेसल सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी है। ये आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखेगी। ये बेटा, ये जो है ये बाउमैन कैप्सूल की एपिथेलियम है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको बड़े बड़े पोर दिखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ से ब्लड इन पोर के थ्रू जो है वो ये बाउमैन कैप्सूल का ल्यूमन में आएगा। और ये जो है बेटा, ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो है वो 0.1 मिलीमीटर थिक है, ठीक है ना। तो ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। अब बेटा ये देखो, ये पोर दिख रही है यहाँ पे, इन सेल को पोडोसाइट बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो एपिथेलियम ऑफ बाउमैन कैप्सूल के सेल पोडोसाइट्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये ना थोड़ा समझो बेटा, ये जो है ये बाउमैन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, नहीं हाँ ये बाउमैन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है। अब देखो बेटा, यहाँ से क्या हुआ कि अफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड अंदर आया। अब ये ब्लड अंदर आया ना, तो ये जो ग्लोमेरुलस है ना, ये ब्लड अंदर आया ना, तो देखो ये ग्लोमेरुलस से ब्लड कहाँ जाएगा? बाउमैन कैप्सूल। ये ब्लड ना मतलब ग्लोमेरुलस में आया, तो यहाँ पे ना मतलब वो होगी, ब्लड फिल्टर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ ऐसे ऐसे से ब्लड आया, ऐसे से ब्लड आया, और डायरेक्शन में वो किया, ब्लड ऐसे आया, ये देखो ना, ऐसे ब्लड आया, ऐसे ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे बाहर निकला। तो ब्लड जैसे ऐसे आया, ऐसे बाहर निकलने लगा, तो इस ब्लड से ना जो ये ब्लड फिल्टर हो गया। तो जो फिल्ट्रेट था वो यहाँ से यहाँ को गया, ठीक है, समझ गए।
तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। समझ आ गया। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन ऐसे होता है, इसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो बेटा अफरेंट आर्टरियोल जो है वो क्या कर रही है, वो ब्लड लेकर आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, पर मिनट फिल्ट्रेट। तो अफरेंट आर्टरियोल कितना ब्लड लेके आ रहा है, 1 मिनट, ठीक है ना। तो 1 मिनट में अफरेंट आर्टरियोल कितना ब्लड लेके आ रहा है और उससे कितना फिल्ट्रेट निकल रहा है। तो बेटा देखो आपका हार्ट ना, आपका हार्ट जो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, आपका हार्ट 1 मिनट में, कार्डियक आउटपुट क्या होती है, आपका हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, उसका 1/5 अमाउंट जो होता है ना, वो ये वाला ब्लड होता है जो फिल्टर्ड हुआ। समझ रहे हो। तो ये जो यहाँ से ये देखो ना, ये जो इस यहाँ से ब्लड आया, तो बोलते आपका हार्ट कितना पंप कर रहा है ब्लड, तो उसका 1/5 पार्ट जो है ना, वो ब्लड यहाँ पे आया और वो फिल्टर हुआ, तो वो फिल्टर रेट है, ठीक है। तो ये 1 मिनट का वो है कि 1 मिनट में जो ब्लड फिल्टर हुआ, तो वो 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड फिल्टर हुआ, ठीक है। तो ये जो फिल्टर रेट है ना बेटा, ये कहलाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो बेटा 1 मिनट में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट कितना है, 125 मिलीलीटर, ठीक है। और एक दिन में GFR कितना होता है, 180 लीटर, ठीक है ना। अब देखो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट क्या होता है कि फिल्ट्रेट का अमाउंट, कि 1 मिनट में कितना अमाउंट फिल्ट्रेट बना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो ब्लड फिल्टर हुआ ना, ये जो ब्लड फिल्टर हुआ, ये ब्लड फिल्टर हुआ, यहाँ ऐसे यहाँ ब्लड आया और ये ब्लड फिल्टर हुआ, ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से फिल्टर हुआ, तो ये फिल्ट्रेशन मेम्बर, तो यहाँ से ब्लड जो है वो फिल्टर हुआ। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या कहलाता है कि जब ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से होता है, उसको बोलते हैं और फिर जिससे फिल्ट्रेट बनता है तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। अब बेटा एज नॉट एवरी, बेटा हर सब्सटेंस जो है वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता है ड्यू टू पोर साइज, ठीक है ना। तो प्रोटीन जो है वो पास नहीं कर सकती है क्योंकि पोर का साइज़ जो है वो बड़ा होता है, तो प्रोटीन पास नहीं कर सकती है। और नहीं सॉरी बेटा, प्रोटीन जो है वो इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकती है क्योंकि जो प्रोटीन होती है उसका साइज़ बड़ा होता है, प्रोटीन नेगेटिव चार्ज की होती है। ये देखो ये बेटा ब्लड वेसल के ब्लड है, ये आपकी ये देखो ये प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन ब्लड में भी प्रोटीन होती है, प्रोटीन भी नेगेटिव चार्ज की होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना। देखो मैंने आपको बताया था ना, ये ब्लड वेसल है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ब्लड में भी प्रोटीन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन होती है। प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों नेगेटिव चार्ज जो हैं वो रिपेल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ड्यू टू दिस नेगेटिव रिपल्शन जो है वो प्रोटीन फिर ना पास नहीं कर सकती है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से। क्लियर। अब आगे में बेटा देखो कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, तो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है। तो देखो बेटा जैसे ही ना यहाँ से ब्लड आया, अब ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट हुआ, जब ब्लड फिल्ट्रेट हुआ तो नीचे को प्रेशर लगा, तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस प्रेशर। तो इस ग्लोमेरुलस ने क्या किया, प्रेशर कहाँ पे लगाया, नीचे को लगाया, ठीक है, नीचे वाली साइड को लगाया, तो इसको बोलते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि अगला प्रेशर है, तो यहाँ पे देखो कि ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वैल्यू थी 60 मिलीमीटर मरकरी। तो ये जो है ये प्रेशर ऑफ ब्लड है, मतलब इसमें ब्लड जो है वो या ब्लड जब फिल्टर हो रहा था तो प्रेशर नीचे को लगा और जो फिल्ट्रेट है वो नीचे को गया बोमेन कैप्सूल में, ठीक है। अब आए आगे ब्लड क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ब्लड क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी वैल्यू जो है पहला था ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, फिर है ब्लड क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी वैल्यू जो है वो 30 मिलीमीटर मरकरी है। अब इसमें जो है अपोजिंग प्रेशर लगता है जो कि एक्सर्टेड बाय प्रोटीन ऑफ ब्लड, ठीक है ना। तो वो बेटा ब्लड की प्रोटीन के द्वारा ऑपोजिट प्रेशर एग्जर्ट होता है, ठीक है, ब्लड की। ये देखो बेटा ये जो है ना ब्लड की लार्जेस्ट प्रोटीन, ये ब्लड में बड़ी बड़ी प्रोटीन होती है। अब ये बड़ी बड़ी प्रोटीन ना फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिससे प्रेशर क्रिएट होता है ऑपोजिट साइड। अब इस बड़ी बड़ी प्रोटीन ने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर दिया, अब प्रेशर कहाँ को क्रिएट होगा,
ऑप साइड, नीचे को नहीं जाएगा, आउट साइड ऑपोजिट साइड में प्रेशर क्रिएट होगा, जिसको ब्लड क्लोराइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब ये फिल्ट्रेट इधर आ गया ना, फिल्ट्रेट इधर आ गया। अब फिल्ट्रेट यहाँ पे ग्लोमेरुलस सॉरी बोमेन कैप्सूल में एक्यूमुलेट हो गया। अब ये क्या कर देगा, अब फिल्ट्रेट ना ज़्यादा ही आ गया, मतलब ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया, तो अब ना फिल्ट्रेशन होना ना रुक जाएगी, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन रुक जाएगी। एंड अब फिल्ट्रेशन जो रुक जाएगी तो जिससे कि ऑपोजिट प्रेशर क्रिएट होगा, इस साइड को ही क्रिएट होगा। तो बेटा जो आपका ये दोनों है ना, ब्लड क्लोराइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये दोनों जो हैं वो ऑपोजिट साइड को प्रेशर क्रिएट करते हैं, और ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नीचे को होता है, ठीक है ना। ओके, आगे है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को, ये ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आपको पता है ये नीचे को लगता है ना, तो ये पॉजिटिव होता है। ये जो ब्लड क्लोराइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये दोनों ऑपोजिट साइड को लगते हैं, तो यहाँ पे ये नेगेटिव लगा दिया मैंने, इन दोनों के साथ नेगेटिव। तो ब्लड क्लोराइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और नेगेटिव कॉमन हो गया। अब ये 60, इसकी वैल्यू 60 होती है, ब्लड क्लोराइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 30 मिलीमीटर मर्क्यूरी होती है, और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वैल्यू 20 होती है। तो इन दोनों को ऐड किया तो 50 है, तो 60 में से 50 गया तो 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी है, ठीक है। तो ये जो है वो हेल्प इन फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर था। अब हम पढ़ेंगे रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है। अब देखो रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। अब बेटा देखो, ये है, अब आप ये देखो, अब बेटा देखो यहाँ से ना ग्लोमेरुलस से जो है वो ब्लड कहाँ पे, ब्लड फिल्टर होके ना यहाँ पे है, तो ये ब्लड फिल्टर हुआ, तो जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ पे हुआ, बोमेन कैप्सूल। अब फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ पे जाएगा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे जाएगा ना फिल्ट्रेट। तो बेटा अब ये फिल्ट्रेट ना जब यहाँ पे गया ना, तो कुछ सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम, ये जो फिल्ट्रेट था ना, जो मतलब जो ज़रूरी फिल्ट्रेट है ना, वो जो ज़रूरी फिल्ट्रेट का पार्ट है ना, वो वापस ब्लड में भर गया, ठीक है। यहाँ से फिल्ट्रेट आया और फिल्ट्रेट का जो ज़रूरी पार्ट था वो वापस इस ब्लड में चला गया, जैसे सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला कि जो ब्लड से मॉलिक्यूल फिल्ट्रेट का पार्ट, तो मैंने बोला कि ये जो ब्लड से ना ऐसे मॉलिक्यूल ये ब्लड फिल्टर हुआ ना, यहाँ पे ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर हुआ, बोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट आया, तो जो फिल्ट्रेट का पार्ट बना ना, तो वो रीएब्जॉर्ब हो गया। रीएब्जॉर्ब मतलब कि जो फिल्ट्रेट से इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस था वो वापस वो ब्लड में चला गया, वापस ब्लड में चला गया, तो उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, समझ आ गया, ठीक है। तो वो वापस रीएब्जॉर्ब हो गया कहाँ पे, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी या फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी या फिर बासा रेक्टा में आ गया, ठीक है। और बेटा जो हार्मफुल है ना, उसको बाहर से इस ट्यूब्यूल में भेजना एंड यूरिन के थ्रू एलिमिनेट करना, ठीक है। तो क्या हुआ, जो फिल्ट्रेट का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कहाँ पे चला गया, वो दोबारा ब्लड में चला गया, तो इसको बोले रीएब्जॉर्प्शन। और जो हार्मफुल सब्सटेंस है ना, वो बॉडी से कहाँ पे आएगा, इधर को आएगा, इस ट्यूब्यूल में आएगा, और वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, तो इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर। आइए तो हम फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स देखते हैं। तो पीसीटी का क्या फंक्शन है, तो बेटा आपको पता है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम की बनी है। पीसीटी आपकी ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम की बनी है। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम में माइक्रोविलाई होते हैं जो कि इसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जिससे कि 70 से 80% पानी और इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका रीएब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी में होता है, ठीक है। पानी और इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन। अब पानी और इलेक्ट्रोलाइट तो किसका रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है, देखो यहाँ पे बेटा, ये आपका मेलपिजियन बॉडी है, ये आपका पीसीटी है, ठीक है, ये बेबी लाइक स्ट्रक्चर जो है। अभी यहाँ से किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का HCO3 नेगेटिव, यानी कि बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम आयन, बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम आयन
और वाटर का, न्यूट्रिएंट का, इन सभी का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है पीसीडी में, ठीक है। अब रीएब्जॉर्प्शन जो है वो देखो, ये बाइकार्बोनेट हो गए, न्यूट्रिएंट हो गए, फिर ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया। न्यूट्रिएंट कौन कौन से? ग्लूकोज और अमीनो एसिड, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड हो गया, पानी हो गया, और पोटाशियम आयन हो गया, ठीक है। अब सिक्रीशन, अब देखो ये तो रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि ये जो फिल्ट्रेट जो है पीसीडी से जो बाहर निकल रहा है ना, और ये वापस ब्लड में जा रहा है, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये हुआ रीएब्जॉर्प्शन। लेकिन एच हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन जो है ना, ये कहाँ पे जा रहे हैं? ये द्वारा इस ट्यूब्यूल में जा रहे हैं, पीसीडी में जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सिक्रीशन, ठीक है ना। तो बेटा ये सिक्रीशन जो है वो सिलेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि सिक्रीशन से क्या होता है कि एसिड और एसिड बेस या फिर आयनिक वैलेंस होता है, ठीक है ना। समझ आ गया? ओके। तो अब क्योंकि शायद ये जो थे ना, ये ब्लड के लिए हार्मफुल थे, तो ये वापस ट्यूब्यूल में भेज दिए, जिससे यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल गए। अब आगे लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का क्या फंक्शन है? तो लूप ऑफ हेनले में मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होती है, पीसीडी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होती है। लूप असेंडिंग लिम्ब, जो असेंडिंग लिम्ब है ना लूप ऑफ हेनले का, इसमें मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होती है। और जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना लूप ऑफ हेनले का, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये सिर्फ ना पानी के लिए परमेबल होती है, ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल होती है, ठीक है। मतलब कि ना यहाँ से ना जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, यहाँ से पानी का ही रीएब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ से किसी इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ओके। अब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ना, यहाँ से पानी का रीएब्जॉर्प्शन कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये पानी के लिए इम्परमेबल है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हेनले। क्योंकि बेटा देखो पानी का रीएब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होगा असेंडिंग में? क्योंकि बेटा इसने ना कंसनट्रेटेड यूरिन को बनाना है, तो अब यहाँ से कम ही कम पानी का लॉस हो, असेंडिंग लिम्ब ने कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना है, तो कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना है तो इसमें पानी का कम लॉस हो, इसलिए अब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। अब यूरिन जो है वो सिक्रेटेड होता है इन थिन लिम्ब ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ फ्लो। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पे ना यूरिया, ये देखो यूरिया, अब ये कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रहे हैं? यूरिया की रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये यूरिया जो है वो इसका क्या हो रहा है? सिक्रेशन हो रहा है। सिक्रेशन मतलब ये यूरिया कहाँ पे जाएगा? ये असेंडिंग लिम्ब, थिन जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, वहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दिमाग। तो बेटा जो लूप ऑफ हेनले है ना, ये क्या करता है कि ये जो है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करता है डाउन द मेड्यूला। मतलब कोटेक्स में जो ऑस्मोलरिटी है वो 300 मिली ऑस्मोलर पर लीटर है, और डाउन द मेड्यूला जो है वो ग्रेडियंट जो है वो कितना है? 1200। तो देखो कोटेक्स में 300 है, और डाउन द मेड्यूला जो है वो 1200 ऑस्मोलर मिली ऑस्मोलर पर लीटर है, ठीक है। तो ये जो है लूप ऑफ हेनले ऑस्मोलरिटी को भी मेंटेन करता है, ठीक है। अब डीसीडी का क्या काम है? तो डीसीडी क्या करता है? तो डीसीडी में भी आपको पता है कि कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। तो डीसीडी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। हमने लूप ऑफ हेनले में हमने पढ़ा था ना, डिसेंडिंग वाले में क्या पढ़ा था हमने? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है और इलेक्ट्रोलाइट का नहीं वहाँ पे होता है। और असेंडिंग में हमने पढ़ा कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इम्परमेबल टू वाटर होता है। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन हुआ, और वो यूरिया जो है वो कहाँ पे गया? थिन लिम्ब नहीं थी जो असेंडिंग लिप ऑफ लूप में, वहाँ से यूरिया गया, ठीक है ना। और वहाँ से असेंडिंग से ना वाटर का कभी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कंसनट्रेटेड यूरिन बनना है, ठीक है ना। समझ आ गई? ये पढ़ा था। अब डीसीडी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, जिसे वैसोप्रेसिन हार्मोन बोलते हैं ना, वो आएगा तभी, जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन तभी आएगा जब NaCl और वाटर रीएब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है ना। तो डीसीडी में जब NaCl और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी ना, NaCl और वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, जैसे ही डीसीडी से NaCl निकलेगा, पानी निकलेगा, वैसे ही एंटीड्यूरेटिक हार्मोन यानी कि वैसोप्रेसिन हार्मोन आएगा, ठीक है ना। यहाँ से एक मिनट देख लेते हैं। अब इस डीसीडी से जैसे ही वाटर और NaCl की रीएब्जॉर्प्शन होगी ना, तभी आपका जो है एंटीड्यूरेटिक हार्मोन आएगा।
तो बेटा जब ना एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ये भी तभी आएगा जब सोडियम और वाटर की रीएब्सॉर्प्शन होगी, ठीक है ना, तभी ये आएगा। तो रीएब्सॉर्प्शन आपको पता है किस किस की हुई थी, सोडियम क्लोराइड, वाटर, HCO3 और सिक्रीशन H पॉजिटिव, K पॉजिटिव और अमोनिया, ठीक है। ये कि जो कि एसिड बेस और आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, अब बेटा जब एंटीडियूरेटिक हार्मोन आएगा, कब आएगा, जब सोडियम क्लोराइड और वाटर की रीएब्सॉर्प्शन होगी DCT से, तब एंटीडियूरेटिक हार्मोन आएगा। तो वाटर का रीएब्सॉर्प्शन, एंटीडियूरेटिक हार्मोन जैसे आएगा तो वाटर का रीएब्सॉर्प्शन कराएगा कलेक्टिंग डक्ट में, वाटर का रीएब्सॉर्प्शन कराएगा। तो अब वाटर का रीएब्सॉर्प्शन कराएगा ताकि वाटर लॉस कम हो, ठीक है ना। एंटीडियूरेटिक हार्मोन आएगा तो वाटर का रीएब्सॉर्प्शन कराएगा ताकि वाटर लॉस कम हो। अब का यूरिन जो कंसनट्रेटेड बन जाएगा, तो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन बनाता है और H पॉजिटिव और के कलेक्टिंग डक्ट जो कंसनट्रेटेड यूरिन को बनाता है और H पॉजिटिव और K पॉजिटिव का सिक्रीशन करता है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो सिक्रीशन करता है H पॉजिटिव और K पॉजिटिव का, यानी कि ये एसिड बेस बैलेंस करता है।